हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज फिर मैं आपको डराने के लिए व्यूअर्स की भेजी कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम अखिलेश बंसल है। आज मैं आपको मेरे मामा के लड़के अशोक के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले का रहने वाला हूँ। ये आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव गया हुआ था। हम वहाँ रात में पहुँचे थे। रात में तो मैं खाना खाकर सो गया। फिर अगले दिन दोपहर में नानी के घर पर सब लोग सो रहे थे। सिर्फ मैं और मेरे मामा का लड़का ही जाग रहा था। उसका नाम अशोक था। जब सब लोग सो गए तो अशोक ने मुझसे कहा कि चलो गांव से बाहर बाग में जामुन खाने चलते हैं। मैं भी घर पर बैठा बोर हो रहा था तो हम दोनों जामुन खाने के लिए जाने लगे। जब हम गांव के बाहर उस बाग में पहुंचे तो मैंने देखा कि वहाँ जामुन का एक बहुत ही बड़ा पेड़ था और दोपहर के वक्त वहाँ कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अशोक से कहा कि वाह यार, तेरा जामुन का पेड़ तो बहुत बड़ा है। तो उसने हंसते हुए कहा कि अरे नहीं यार, ये मेरा नहीं है, ये पूरी बाग एक खड़ूस बुड्ढे की है। वो किसी को भी जामुन खाने नहीं देता है। अशोक की बात सुनकर मैं बोला कि अरे यार, जब वो बुढ़ा किसी को जामुन खाने नहीं देता है तो फिर तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया है। तब अशोक ने कहा कि अरे भाई, अब परेशान होने की बात नहीं है। उस बुढ़े की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है। अब जितना मर्जी हो हम जामुन खा सकते हैं। फिर हम दोनों जामुन के पेड़ पर चढ़ने लगे और पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। हम दोनों जामुन खा ही रहे थे कि तभी हमें एक बहुत ही भयानक गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो सुन के हम बहुत डर गए और जब हमने इधर उधर देखा तो हमें कोई दिखाई नहीं दिया और अचानक वहाँ गहरी खामोशी पसर गई। तभी मैंने अशोक से कहा, भाई चल यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो अशोक बोला कि अरे पागल है तू, जो दिन में डर रहा है वो किसी जानवर की आवाज़ थी। और फिर तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना, चुपचाप जामुन खा। फिर हम दोनों वापस जामुन खाने लगे। लेकिन तभी वो जामुन का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और अब वो गुर्राने की आवाज़ हमारे सिर के ऊपर से आ रही थी। हमने ऊपर देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा कि एक बहुत ही भयानक शक्ल वाला बुढ़ा ऊपर एक टहनी पे अपने दोनों पैर लटका के बैठा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था और आंखें बिल्कुल काली हो रखी थी और उसका चेहरा सड़ा गला हुआ था। वो देख के हमारे पसीने छूट गए और डर के मारे हम ऊपर से ही नीचे कूद गए। नीचे कटी हुई घास का एक गट्ठर रखा हुआ था। मैं उसी पे जाकर गिरा और मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उठ के अशोक की तरफ देखा तो वो सख्त जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। मैं उसे उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी अचानक वो बुढ़े का भूत अशोक के सामने आ गया। वो देख के मैं बहुत डर गया और वहाँ से गांव की तरफ भागने लगा। फिर जब मैं मामा के घर पहुँचा तो सब लोग सो रहे थे। मैंने सबको जगाया और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बातें सुनकर घर वाले सकते में आ गए और मामा ने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और हम सब गांव के बाहर उसी जामुन के पेड़ की तरफ भागे। और जब
हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमने जो देखा वो देख के हमारे पैरों के नीचे से जमीनी खिसक गए। हमने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे अशोक की अधखाई लाश पड़ी थी और उसके धड़ पर सर नहीं था और उसकी लाश इतनी विभत्स हालत में थी कि एक नज़र उसे देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। अशोक की लाश को देखकर मामा जोर जोर से रोने लगे। सभी लोगों ने मामा को संभाला और अशोक की मौत की खबर मिलते ही मामी, नानी सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे घर पर मातम पसर गया। फिर उसी दिन अशोक का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, आज इस घटना को हुए 4-5 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी जब मुझे वो घटना याद आती है तो मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे मामा के लड़के अशोक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, मगर हम उस पर यकीन कर लेते हैं। मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका सामना किए बगैर हर एक इंसान उन पर यकीन नहीं करता है। और यही वजह है कि इंसान वो गलती कर बैठता है जिसका अंजाम इतना भयानक और खौफनाक होगा, शायद इसका अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं आपको वेंडिगो की रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे साथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने शेयर किया है और उन्हीं के साथ ये घटना घटी थी। मगर इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको वेंडिगो से जुड़ी कुछ बातें बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि हिंदू धर्म में भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह होते हैं और इस्लाम धर्म में जिन्न और खबीस होते हैं, ठीक वैसे ही पश्चिमी देशों में जैसे कि अमेरिका और कनाडा में कुछ अलग तरह के शैतान पाए जाते हैं। और उन शैतानों में से भी 2 शैतान सबसे ज़्यादा खतरनाक माने गए हैं। पहला है वेंडिगो और दूसरा है स्किन वॉकर। बताते हैं कि वेंडिगो बहुत ही लंबा और पतला होता है। इसके हाथ काफ़ी लंबे होते हैं और इसके पंजे बहुत बड़े होते हैं और इन्हीं पंजों से ये आदमखोर शैतान इंसानों को मारकर खा जाता है। वेंडिगो से जुड़ी एक और डरावनी बात सुनने को मिलती है कि इसकी भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि यह शैतान जितना खाता है उतनी ही इसकी भूख बढ़ती जाती है और ये अपने शिकार को फंसाने के लिए हर तरह की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैरी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है, जिसे अब मैं आपको हैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम हैरी है, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। यह बात आज से 8 साल पहले की है। तब मुझे मेरी फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब को करते हुए लगभग 1 साल हो चुका था और इस 1 साल में अपनी नौकरी के दौरान मुझे जंगलों के बारे में कई सारे बातें पता चली और अपने सीनियर से मुझे कई हिदायतें भी मिली कि जंगलों के किस इलाके में मुझे नहीं जाना है और किन चीज़ों को मुझे नज़रअंदाज कर देना है। ये बात तब की है जब मैंने अपने सीनियर से बात करके 1 महीने की छुट्टी ली थी, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको लगभग 4 महीने हो चुके थे। मैं उसको टाइम देना चाहता था, मगर नौकरी के कारण मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। नौकरी से छुट्टी के लिए मुझे 1 हफ्ता ही हुआ था जब मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर का कॉल आया और उसने मुझसे कहा कि हैरी, तुम्हें वापस ज्वाइन करना होगा। एक फॉरेस्ट का ऑफिसर अचानक कहीं गायब हो गया है, तो उसकी वैकेंसी फिल करने के लिए मैं तुम्हारी पोस्ट वहीं पर लगा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि
सर मैं 1 महीने की छुट्टी पहले ही ले चुका हूँ, तो फिर आप मुझे वापस काम पर आने को कैसे बोल सकते हो? तो मेरी बात पर उसने कहा कि हैरी, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मगर मुझ पर ऊपर से बहुत प्रेशर है। उस फॉरेस्ट का ऑफिसर 3 महीने से कहीं गायब है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी जारी रखनी है तो तुम्हें ये पोस्ट लेनी ही पड़ेगी। मैं जल्दी ही किसी दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट तुम्हारी जगह पर उस फॉरेस्ट में लगवा दूंगा। तब तक तुम्हें वो पोस्ट करनी पड़ेगी। उसकी सारी बात सुनकर मैंने हाँ कर दिया और अगले दिन अपनी वाइफ को साथ लेकर मैं उस फॉरेस्ट में पहुंचा। वहां पर हमारे रुकने का इंतजाम एक हवेली में हुआ था। चारों तरफ से घिरे घने जंगल के बीच वो इकलौती हवेली थी। मैं अपनी वाइफ के साथ हवेली के अंदर पहुंचा। हवेली में सिर्फ 3 लोग काम कर रहे थे। 2 नौकर जो हमारा सामान हवेली के अंदर लेकर आए थे और एक औरत जो खाना बनाती थी। मैं अपनी वाइफ के पास बैठा उससे बातें ही कर रहा था कि तभी वो औरत आई और उसने मुझसे कहा कि सर, आप लोग खाने में क्या लेंगे? फिश, चिकन या मीट? उसकी बात सुनकर मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना बनेगा। मेरी वाइफ की बात सुनकर उस औरत ने कहा, ठीक है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक हम लोग आपके नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी गन ली और जंगल के लिए निकल गया ताकि उस जंगल को अच्छे से समझ सकूं। मैं जंगल के हर इलाके को बारीकी से समझ रहा था, इसीलिए जंगल के उन इलाकों में भी चला गया जो बेहद ही खतरनाक होते हैं और जहां जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा होता है। जंगल के उस इलाके में मैंने जो देखा वो काफ़ी खौफनाक था। मुझे जगह जगह पर इंसानों की हड्डियां और सर पड़े मिले। वो सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं काफ़ी घबराया हुआ था। और फिर तभी कुछ दूर आगे बढ़ने पर मैंने देखा झाड़ियों के बीच फंसी हुई एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लाश कई महीनों से वहां पड़ी थी। मैंने उस आदमी की लाश को चेक किया, जिस पर मुझे उसके पास से उसका पर्स मिला। मैंने फौरन उसका पर्स खोला और देखा पर्स में मुझे उस आदमी का कार्ड मिला जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम देखकर मेरा दिमाग हिल गया। दोस्तों, उस कार्ड पर जो नाम था वो उसी फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम था जिसकी पोस्ट मुझसे पहले इसी फॉरेस्ट में लगी थी और इसी फॉरेस्ट ऑफिसर के 3 महीने तक लापता होने की वजह से इसकी वैकेंसी फिल करने के लिए मेरी पोस्ट इस फॉरेस्ट पर लगाई गई थी। दोस्तों, मेरे लिए उस वक्त इन नरकंकालों का मिलना और तो और एक फॉरेस्ट ऑफिसर की लाश इस जंगल में मिलना वाकई खौफनाक था। मैंने उसी वक्त उस ऑफिसर का कार्ड अपनी जेब में रखा और सीधा हवेली पहुंचा। हवेली पर पहुंचते ही मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने सीनियर को कॉल किया। सीनियर के कॉल रिसीव करते ही मैंने उसे यहाँ के हालातों के बारे में बताया और उस फॉरेस्ट ऑफिसर की लाश के बारे में भी बताया। मेरी बातें सुनने के बाद मेरे सीनियर का जो जवाब आया उसे सुनकर मैं काफ़ी हैरान था। मेरे सीनियर ने मुझसे उस फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत के मामले को छिपाने के लिए कहा और कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारा वहाँ से ट्रांसफ़र करवाता हूँ, तब तक संभाल लो। मैंने अपने सीनियर को समझाने की भी कोशिश की। मैंने उससे कहा कि सर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं?
यहाँ पर लोग रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं और उनकी लाशों को जंगल के काफ़ी अंदर ऐसे इलाकों में फेंका जा रहा है जहाँ आम तौर पर इंसान जाता ही नहीं है। सर, यहाँ पर कुछ बहुत गलत हो रहा है, हमें इस पर एक्शन लेना होगा। मगर मेरे लाख कहने पर भी मेरे सीनियर का जवाब नहीं बदला और उसने मुझसे कहा कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी इस मामले को दबाना ही ठीक होगा हम सबके लिए। हैरी, तुम बस अपना ख्याल रखना और टाइम टाइम पर मुझे वहाँ की अपडेट्स देते रहना। और इतना कहकर मेरे सीनियर ने कॉल कट कर दिया। खैर, मैंने सीनियर से तो हाँ कह दिया, पर अब मैंने भी ठान लिया था कि अब मैं अपने तरीके से इस मामले के पीछे की सच्चाई का पता लगाऊंगा। जाहिर था कि पहला शक मुझे हवेली पर मौजूद वो दोनों नौकर और उस औरत पर हुआ, इसीलिए मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे मेरे साथ साथ मेरी वाइफ की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि इन सब मामलों के पीछे जो भी था उसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को भी अपना शिकार बनाया था। मैंने इस बारे में अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जाहिर था कि ये सब जानने के बाद वो काफ़ी डर जाती और घबरा भी जाती, और वो प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे टाइम में ये बातें जानना उसके और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। उसी रात जब मैं अपनी वाइफ के साथ सो रहा था, तब कुछ अजीब से आवाज़ों से मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गया और जब मैंने ध्यान लगाकर सुना तो मुझे समझ आया कि ये आवाज़ किसी जंगली जानवर की थी जो शायद हवेली तक आ गया था। मेरे लिए ये आम बात थी। मैं वापस सोने के लिए लेट गया। लगभग 5 मिनट ही हुए थे, मुझे हवेली की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उछलकर छत के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जा रही थी। मुझे लगा कि वो जानवर हवेली की छत पर चढ़ गया है, इसीलिए मैंने अपनी टॉर्च ली और अपनी गन लेकर मैं छत की तरफ जाने लगा। और जब मैं छत पर पहुंचा तो मैंने देखा छत पर कोई भी नहीं था। मैंने छत से हवेली के नीचे चारों तरफ देखा, मगर वहां भी मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं वापस अपने कमरे में आया और लेट गया। मैं लगभग सोने ही लगा था कि तभी मुझे हवेली के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो कोई छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ थी। बच्चे के रोने की आवाज़ से मेरी वाइफ भी जाग गई। हम दोनों हैरान थे कि इस जंगल में कोई बच्चा आखिर कहाँ से आ गया। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आप सो जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। मैंने अपनी टॉर्च और गन लिया और हवेली से बाहर निकला। हवेली से बाहर आने पर आवाज़ और तेज हो गई थी। बच्चे की आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। मैंने अपनी वाइफ से कुछ नहीं बोला था, मगर मैं समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद वो जो भी था वो मुझे जंगल में बुलाना चाहता था। मैं भी कोई बुज़दिल फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं था। मैं उस बच्चे की आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसी रात जाना कि कई बार हिम्मत दिखाना बहुत भारी भी पड़ सकता है। मेरे बढ़ने के साथ आवाज़ भी दूर होती जा रही थी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल के काफ़ी अंदर चला गया था और तभी मुझे मेरी वाइफ की आवाज़ सुनाई दी, जो जंगल के एक दूसरे हिस्से से आई थी। वो मुझे
मदद के लिए बुला रही थी। हैरी, मुझे बचा लो, मेरे पास आओ हैरी। वो हूबहू मेरी वाइफ की आवाज़ थी। मगर कैसे? मेरी वाइफ तो हवेली पर सो रही थी। अब मुझे मेरी वाइफ की चिंता होने लगी थी। वो जो भी था, अब वो मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा था। मैं वापस हवेली की तरफ भागने लगा। मैं हवेली के पास पहुंचा तो मैंने देखा मेरी वाइफ हवेली के बाहर ही खड़ी थी। मैं उसके पास गया और उससे बोला कि तुम ठीक तो हो? तो उसने कहा, हाँ हैरी, मैं ठीक हूं। मगर तुम कहाँ चले गए थे? उसके पूछने पर मैंने कहा कि मैं उसी बच्चे की आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया था। मगर मैंने तुम्हें रात में हवेली से बाहर आने को मना किया था, तो तुम बाहर क्यों आई? मैंने तो तुम्हें सोने के लिए बोला था। मेरी बात पर मेरी वाइफ ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मैं काफी घबरा गया। उसने कहा कि तुम्ही ने तो मुझे आवाज देकर बाहर बुलाया है, मगर मैं बाहर आई तो तुम कहीं थे ही नहीं। तो मैं वापस हवेली में जा रही थी कि तभी तुम आ गए। उसकी बात सुनते ही मैंने उससे कहा कि जल्दी से हवेली के अंदर चलो, कोई हम दोनों पर नजर रख रहा है। मैं उसके साथ हवेली के अंदर जा ही रहा था कि तभी अचानक एक अजीब से जीव ने हम दोनों पर हमला कर दिया। वो जीव पता नहीं कहां से आया और मेरे देखते ही देखते उसने मेरी वाइफ की गर्दन पकड़ी और उसे खींचते हुए जंगल के अंदर ले गया। मैंने उस पर गन भी चलाई, मगर उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं पूरी रात जंगल में अपनी वाइफ को ढूंढता रहा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। वो जीव बहुत पतला और लंबा था और उसका सर हिरन के जैसा था। अपने मुंह में दबाकर वो मेरी वाइफ को खींचकर जंगल के अंदर ले गया था। सुबह होते ही मैं अपनी वाइफ को ढूंढते हुए जंगल के उस इलाके में भी पहुंच गया जहां पर मुझे उस फॉरेस्ट ऑफिसर और कई सारे नरकंकाल मिले थे। मुझे वहीं पर अपनी वाइफ की अधखाई लाश मिली, जिसे देखकर मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी वाइफ के ऊपर के आधे हिस्से को वो जीव नोच नोच कर खा गया था। दोस्तों, आज इस घटना को हुए 8 साल बीत गए हैं। गूगल पर जब मैंने इस जीव से मिलती जुलती चीज़ों को सर्च किया, तब मुझे जो तस्वीरें देखने को मिली, ये जीव भी ठीक वैसा ही दिखता है और इसका नाम है वेंडिगो। इन 8 सालों में मैंने उस फॉरेस्ट का एक एक कोना छान मारा है ताकि उस वेंडिगो को ढूंढकर मैं अपनी वाइफ का बदला ले सकूं, लेकिन आज तक वो क्रिएचर मुझे दोबारा नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी फॉरेस्ट ऑफिसर हैरी और उनकी वाइफ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, आगे की कहानियाँ हमारे पिछले एपिसोड की हैं, तो अगर आपने वो कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा नाम दिलीप साहू है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल ये बात तब की है जब मैं और मेरा छोटा भाई अपनी स्कूल की छुट्टियां आने पर शहर से हमारे गांव लौट रहे थे। हम शहर से गांव तक का तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे और कुछ ही समय में हम हमारे गांव पहुंचने वाले थे। हमारा गांव जहां है, वो इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए रात के वक्त सफ़र के लिहाज से वो इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है। और जाहिर सी बात है,
कि ये बात हम दोनों भाइयों को पता थी, मगर हम इस बात को नज़रअंदाज करते हुए बाइक से रात के वक्त अपने गांव जा रहे थे। मैं बाइक चला रहा था और मेरा छोटा भाई मेरे पीछे बैठा था। फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद मेरे छोटे भाई ने कहा कि भाई, बहुत तेज टॉयलेट आई है, प्लीज़ बाइक रोक ले। उसकी इस बात पर मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, अभी कैसे भी करके कंट्रोल कर ले। तू देख नहीं रहा, रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल है, यहां बाइक रोका तो कुछ भी हो सकता है। मगर मेरे भाई ने कहा कि नहीं भाई, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा, प्लीज़ बाइक रोक ले। तो उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी मैंने रास्ते के किनारे बाइक रोक दी और अपने भाई से कहा कि जल्दी से टॉयलेट करके आ, और सुन, ज़्यादा दूर मत जाना। तो वो हाँ कहता हुआ बाइक से उतरा और जंगल झाड़ियों के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। इधर मैं चुपचाप अपने छोटे भाई के जल्दी से आने का इंतजार करने लगा। रास्ते पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना इंसान की जात। अभी मैं अपने छोटे भाई के आने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मुझे मेरे भाई की मरणतौल चीख सुनाई दी। उसकी चीख सुनकर मैंने सकपकाकर पीछे पलटकर उसकी ओर देखा, तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मेरे भाई के पास एक अजीबोगरीब क्रिएचर खड़ा था, जो कि बार बार अपना रूप बदल रहा था। वो देखकर मुझे समझ आ गया कि वो एक स्किन वॉकर है। स्किन वॉकर एक रूप बदलने वाला शैतान। उस शैतान को देखकर डर के मारे मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से बुरी तरह से लथपथ हो गया। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपने भाई को वहां से भागने को कहा, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरा भाई बेहोश हो चुका था। साथ ही उस शैतान ने मेरे भाई को कसकर पकड़ रखा था। वो देखकर मैं बहुत डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए मैं अपने भाई की तरफ भागा उसे बचाने के लिए। लेकिन मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी वो शैतान एक विकराल भेड़िए में बदल गया और मेरे देखते ही देखते वो शैतान मेरे भाई को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया और अगले ही पल वो शैतान मेरे भाई को लेकर मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो देखकर मैं जोर जोर से रोने बिलखने लगा और फिर बिना देर किए मैं फौरन बाइक लेकर अपने गांव पहुंचा और अपने घर पहुंचकर मैंने रोते हुए सारी बात घर वालों को बताई। मेरी बात सुनकर घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया, मगर पापा ने देर न करते हुए सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और फिर मैं और पापा गांव वालों के साथ मिलकर मेरे भाई को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागे। हमने कई दिनों तक मेरे छोटे भाई को ढूंढा, मगर बदकिस्मती से वो हमें कहीं नहीं मिला। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल सका। शायद उस शैतान ने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था, मगर आज भी इस बात पर यकीन करने को दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि एक दिन मेरा छोटा भाई लौटकर मेरे पास वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम योगिता है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 2.5 साल पहले की है,
दरअसल उन दिनों मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। कोचिंग पढ़ने के लिए मैं शाम 6 बजे मेरे घर से निकलती थी और रात 8 बजे तक वापस घर के लिए लौटती थी। मुझे पता था कि मेरी कोचिंग का टाइम काफ़ी लेट है और मुझे रात में सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मैं जहाँ रहती हूँ उस पूरे इलाके में सिर्फ वही एक ढंग की कोचिंग क्लास थी। इसीलिए मुझे मजबूरन अपने कोचिंग टीचर के बताए टाइम के मुताबिक ही जाना होता था। खैर, उस रात कोचिंग पढ़कर मैं वापस अपनी स्कूटी से मेरे घर लौट रही थी। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। कोचिंग से लौटते हुए अब तक मैं लगभग आधे से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुकी थी। उस रात रास्ते पर ट्रैफिक कम था, इसीलिए मैं स्कूटी को कुछ ज़्यादा ही तेज चला रही थी। फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद मैंने देखा रास्ते पर कुछ काम चल रहा था। मैंने स्कूटी की स्पीड कम की और जब मैं रास्ते पर काम कर रहे उन लोगों के पास पहुंचे तो मेरे पूछने से पहले ही उनमें से एक आदमी ने कहा कि मैडम, ये रास्ता बंद है, थोड़ा पीछे जाने पर एक शॉर्टकट है, आप उधर से चली जाओ। उस आदमी की बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि मैं इससे पहले कभी उस शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं गई थी। पता नहीं वो रास्ता कैसा होगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मैंने देखा एक कार भी उसी शॉर्टकट से होकर आगे जा रही थी। मैंने देर ना करते हुए उसी कार के पीछे अपनी स्कूटी लगा ली और उस शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ ही समय में मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते में काफ़ी अंदर पहुंच चुकी थी। वो कार अभी भी मेरी स्कूटी के सामने ही थी और मैं भी उसी कार का पीछा करते हुए वो शॉर्टकट पार कर रही थी। वो रास्ता वैसे तो ठीक ठाक था, मगर उस रास्ते पर एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी मांस के सड़ने से आती है। मैंने सोचा हो सकता है ये किसी जंगली जानवर की गंध हो, जो शायद यही रास्ते के आसपास कहीं मर गया होगा। लेकिन फिर मैं कुछ दूर और आगे गई ही थी कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा रास्ते के किनारे एक के बाद एक कई सारी इंसानी लाशें पड़ी थी, जिनमें से सर फाड़ देने वाली गंध आ रही थी। वो देखकर डर के मारे मैंने जोर की ब्रेक लगाई और वही रास्ते के बीचों बीच खड़ी उन लाशों को देखने लगी कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे रुकने के साथ ही वो कार भी अचानक चलते चलते रुक गई और एकाएक पीछे की ओर यानी कि मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना तो समझ गई थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो मैंने जल्दी से स्कूटी को यू टर्न लिया, लेकिन मैं पीछे पलटी ही थी कि मैंने देखा मेरे पीछे रास्ते पर वही लोग थे जो कुछ समय पहले मुझे उस दूसरे रास्ते पर काम करते हुए दिखे थे। उन लोगों को एकाएक इस रास्ते पर देखकर, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, कि तभी वो लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे और कहने लगे कि मैडम, रास्ता बंद है, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और इतना बोलते ही वो लोग अपने असली रूप में आ गए, जो कि इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरी मरणतौल चीख निकल गई। उन सभी लोगों के चेहरे बुरी तरह से कुचले हुए थे और उनकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद बल्ब की तरह। वो देखना ही था कि मुझे समझ आ गया
कि ये लोग कोई इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं और मैं इन आत्माओं की चपेट में हूं। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी अगले ही पल उन सभी आत्माओं ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगे। वो देखकर मैं इतना डर गई कि डर के मारे मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा और मैं स्कूटी के साथ लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। और फिर इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं बेहोश हो चुकी थी। फिर जब मेरी आंख खुली तो हल्की सुबह हो चुकी थी और मैं शॉर्टकट से पहले वाले रास्ते पर, जिससे कि मैं हर रोज अपने घर जाती थी, उसी रास्ते के किनारे जमीन पर बेसुध पड़ी थी। मेरे सर पर काफी दर्द हो रहा था। मैंने सर पर हाथ रखकर देखा तो मेरे सर से खून बह रहा था। और तो और मेरी स्कूटी भी वही रास्ते के किनारे पड़ी थी। रात की सारी बातों ने मेरे दिमाग में हलचल मचा रखी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। फिर जैसे तैसे मैं उठी और हॉस्पिटल जाकर अपने सर पर पट्टी कराई। फिर कुछ दिनों बाद मैं एक पीर बाबा से मिली और पीर बाबा को मैंने पूरी बात बताई। तो मेरी बातें सुनकर पीर बाबा ने कहा कि बेटा, वो छलावा था। और फिर पीर बाबा ने एक धागा मेरे हाथ पर बांधते हुए कहा कि तुम्हारे सितारे बहुत मजबूत हैं, इसीलिए तुम्हारी जान बच गई, वरना जो भी छलावे की चपेट में आ जाता है वो फिर जिंदा नहीं बचता। पीर बाबा की बात सुनकर मैंने भगवान से मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। दोस्तों, उसके बाद कभी दोबारा मेरा सामना ऐसी चीज़ों से तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो सहम जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सुजीत है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जो मेरे दादाजी के साथ हुई थी। ये बात उस समय की है जब मेरे दादाजी की उम्र 34-35 साल थी। दादाजी गांव में रहते थे और खेती किया करते थे। ये बात तब की है जब एक रात मेरे दादाजी खेतों में पानी दे रहे थे। तो खेतों में पानी देते हुए उन्हें काफ़ी रात हो गई थी। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। मेरे दादाजी अभी खेतों में पानी दे ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें आवाज़ देकर बुला रहा है। तो आवाज़ सुनने के लिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और जब दादाजी ने इधर उधर खेतों की तरफ देखा तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तो इसे अपना वहम समझकर वो वापस अपने काम में लग गए। लेकिन तभी फिर से किसी ने उन्हें आवाज़ दी। इस बार आवाज़ उनके काफ़ी पास से आई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें उनके पीछे से आवाज़ दे रहा हो। तो दादाजी ने पीछे पलट कर देखा तो इस बार भी पीछे कोई नहीं था। तो इस पर दादाजी को तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में वहाँ जो कोई भी है उसे सामने आने के लिए बोला। दादाजी बताते हैं कि उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी उनके पास का एक आम का पेड़ जोरों से हिलने लगा। ऐसा लगा कि जैसे अभी जमीन से उखड़ जाएगा। वो देख के दादाजी बहुत डर गए और वहाँ से भागने लगे। लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई और भी उनके साथ उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है। तो इस पर दादाजी पूरी ताकत लगाकर भागने लगे। लेकिन अभी वो कुछ दूर आगे गए ही थे कि तभी किसी अदृश्य चीज ने
उनकी गर्दन पकड़ ली और एक झटके से उन्हें खेत पर पटक दिया। खेत पर गिरते ही दादाजी के हाथ पर बहुत गहरी चोट आ गई और वो जोर जोर से चीखते हुए अपने भाइयों को उनकी मदद के लिए बुलाने लगे। दरअसल खेत से कुछ ही दूरी पर दादाजी का घर था, तो इसी उम्मीद में कि कोई उनकी आवाज़ सुन लेगा, वो पूरी जान लगाकर चीखने चिल्लाने लगे। लेकिन तभी दादाजी ने देखा कि उस अदृश्य चीज ने आकार लेना शुरू कर दिया और मेरे दादाजी के देखते ही देखते उस अदृश्य चीज ने एक खबीस का रूप ले लिया। और वो खबीस इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरे दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए और वो इतना डर गए कि डर के मारे वो उस खबीस के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन उस खबीस ने उनकी गर्दन पकड़ ली और वो उन्हें घसीटकर उसी आम के पेड़ के पास ले गया। डर के मारे दादाजी का पूरा शरीर कपकपाए जा रहा था और वो रोते बिलखते हुए उस खबीस के सामने हाथ जोड़ने लगे और उससे कहने लगे कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दादाजी की बातें सुनकर उस खबीस ने मेरे दादाजी को छोड़ दिया और फिर वो खबीस मेरे दादाजी से बोला कि तेरे पास जो तम्बाकू है वो मुझे दे दे। उसकी बात सुनकर डरते हुए दादाजी ने अपनी जेब से तम्बाकू की पुड़ियाँ निकाली और उस खबीस को दे दिया। तम्बाकू लेते ही खबीस दादाजी से बोला कि फिर कभी यहाँ आना तो मेरे लिए तम्बाकू लेकर आना और इसे आम के पेड़ के पास छोड़ जाना, वरना अगली बार तम्बाकू की जगह मैं तुझे खाऊंगा। इतना बोलकर वो खबीस उसी आम के पेड़ में समा गया और दादाजी बिना वक्त गंवाए वहां से निकल आए। मेरे दादाजी बताते हैं कि फिर जब भी कभी वो उस खेत में गए तो उस खबीस के लिए एक पुड़िया तम्बाकू जरूर ले जाते थे और उस तम्बाकू को उसी आम के पेड़ के नीचे रख देते थे। और दोस्तों, इसके बाद फिर कभी दोबारा मेरे दादाजी का सामना उस भूखे खबीस से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।